हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग मैट्रिक्स का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है। बेसिकली मैंने लास्ट लेक्चर में ना कुछ चीज़ें बोली थी मैंने कि मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। तो चलो आज शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा शुरू ही होगा तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ठीक है। हम सबको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तुम इसको जेई मेंस के लिए देख लो या एक जेई एडवांस के लिए देख लो, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा बन जाता है। और मैट्रिक्स के काफ़ी बेहतरीन और जो लंबे क्रिटिकल सवाल होते हैं ना, वो इसी टॉपिक से बन जाते हैं। तो इसको देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और शुरू करते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा ए जो है ना, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं वो सब तुम्हें पता होनी चाहिए। और मान लो कि x जो है वो कोई पोलिनोमियल है। a जो है वो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और x जो है वो कोई एक पोलिनोमियल है। तो जब तुम डिटर्मिनेंट लोगे ना, जब तुम डिटर्मिनेंट लोगे किसका किसका डिटर्मिनेंट लेना है सर, a माइनस एक्स टाइम्स ऑफ आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको जब तुम जीरो के इक्वल करोगे तो वो जो इक्वेशन मिलेगी ना, वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी a की। ये क्या होगी? ये क्या होगी? ये होगी तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए। बात को थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है। और जो इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है, और जो इससे जो तुम्हारा इक्वेशन बनेगा ना, उसको तुम कहोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। ठीक है। मेरी बात को फिर से समझो। अगर ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक्स कोई पोलिनोमियल है, जब तुम उसका डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल कर दोगे तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसको कहते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए। लेकिन जब तुम इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन बनाओगे, उसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। अब आ जाओ अगली स्लाइड पे, एक बहुत ही प्यारी सी चीज समझते हैं जिसको हम लोग कहते हैं केली हैमिल्टन थ्योरम। केली हैमिल्टन, हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है। केली हैमिल्टन थ्योरम। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही रिलेटेड है। और इसमें बस एक सिंपल सा चीज तुमको ये जानना है कि एवरी मैट्रिक्स, एवरी मैट्रिक्स satisfies, satisfy its own characteristic, characteristic equation। मान लो, मान लो कि तुमने ना, मैं इसको एक एग्जांपल से तुम्हें समझाना चाहूंगा, एग्जांपल से। और सपोज करो कि तुम्हारे पास ए कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है। ए जो है वो तुम्हारा कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्योंकि तुमको पता है कि ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कैली हैमिल्टन में बात की गई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। और मैंने तुम्हें बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो इतनी बातें थोड़ी सी ध्यान में हमें बिठा करके रखनी होंगी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी है। सपोज करो कि ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स और तुमने उसका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दिया। सपोज करो ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस a1 x to the power n minus 1 प्लस a2 x to the power n minus 2, और ऐसे करते 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 तुमने nth डिग्री तक निकाल दिया। सपोज को इक्वल टू जीरो निकालिए। ये तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो। तो कैली हैमिल्टन ये कहता है ना कि हर मैट्रिक्स जो है सेटिस्फाई करता है खुद का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी कि जब तुम a नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स टू दी पावर n माइनस टू, इन सबको जब तुम ऐड करोगे तो जीरो के इक्वल आता है। लेकिन कैली हैमिल्टन ये कहता है ना कि जब तुम x की जगह पे खुद उस मैट्रिक्स a को रख दोगे ना, और उसके बाद भी जब तुम उन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो भी वो जीरो के इक्वल रहेगा। यानी कैली हैमिल्टन क्या कहता है, कैली हैमिल्टन तुम्हें बस एक सीधी सी बात कहता है कि ए नॉट मैट्रिक्स ए की पावर एन प्लस ए वन मैट्रिक्स ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू मैट्रिक्स ए की पावर एन माइनस टू, और चलते जाएगा प्लस ए एन।
इक्वल टू जीरो, ये भी जो होगा ना इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं केली हैमिल्टन थ्योरम। केली हैमिल्टन थ्योरम, तुम्हारा केली हैमिल्टन थ्योरम यही था, ठीक है। और भी बातें अपन ने बता दी थी, बहुत सारी जरूरी जरूरी बातें, ठीक है। अपन स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में और सिमेट्रिक के बारे में, तो अब आज हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग इसके बारे में बात करना थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो वो होता है जिसमें जो ए होता है ना वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। कि तुमने किसी मैट्रिक्स को लिया और उसका ट्रांसपोज कर दिया और वो दोनों इक्वल आ रहे ना, तो वो तुम्हारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। कई जगह तुमको ये भी देखा जाएगा कि ए आई जे जो होगा ना वो इक्वल टू होता है ए जे आई, ठीक है, फॉर एवरी आई एंड जे। बात वही है। अरे मैंने क्या किया, ट्रांसपोज लोगे और इक्वल आ जाएगा तो सिमेट्रिक होगा, और इस भाषा में थोड़ा सा मतलब अच्छे ढंग से लिख दिया है। मतलब कि सपोज करो ए टू टू है, ठीक है, सपोज करो कि ए टू थ्री है, तो तुमने ए टू थ्री और ए थ्री टू जब इक्वल होगा, भाई ट्रांसपोज में तो रो और कॉलम ही इंटरचेंज होते हैं ना, तो ये थ्री वाला इधर चला जाएगा, टू वाला इधर चल जाएगा, तो ये तुम्हारा बन जाएगा। जब ये आपस में इक्वल होंगे तो ही ना ये प्रूव होगा। तो मैंने वो ये जो बात है, देखो ये जो बात मैंने तुम्हें लिखी है ना यहाँ पे, ये कि जनरलाइज्ड और एक आसान तरीका है, ये थोड़ा सा वो तरीका है जो बच्चे जानना पसंद नहीं करते हैं, और एंटी ये थोड़ा सा यही चीज पसंद करता है, मिर्च मसाला, ठीक है। आईआईटी को आसान भाषा पसंद नहीं है, आईआईटी को आसान बच्चे भी नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। ये बात है थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसमें एक नोट वाली बात बता देता हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही एक नोट वाली बात। नोट वाली बात क्या है सर, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री, देखो इस पे अभी तक का कोई सवाल नहीं आया है, ठीक है। इन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं बताऊंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज, ऑफ ऑर्डर एन इज इक्वल टू एन इंटू में एन प्लस, इसका मतलब क्या है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, थोड़ी मेरी बात को हाईलाइट करना, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट तुम ज्यादा से ज्यादा रख सकते हो, कितने ऐसे एलिमेंट रख सकते हो जो अलग हो एक दूसरे से, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर सवाल कभी आया नहीं है, पर किसी दिन आईआईटी वालों का मूड सटक गया ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो तुम बस इसे याद कर लो, तुम बस इसे याद कर लो, ठीक है। बाय द वे अब आ जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। जिस तरह से जिस तरह से ए जो था, जब ए जो था वो ए ट्रांसपोज होता था तो सिमेट्रिक होता था, ये क्या होता था, सिमेट्रिक होता था। जब यही ए ट्रांसपोज ना माइनस ए के इक्वल हो जाएगा ना, जब यही ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, समझे। ए ट्रांसपोज जब माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए आई जे जो होगा ना, ए आई जे जो होगा ना वो माइनस ऑफ ए जे आई होगा फॉर एवरी आई एंड जे, ठीक है, फॉर एवरी आई एंड जे, ठीक है। तुम बात को समझे, तो तुम बात को समझे, हम्म, बात को समझे ना, ठीक है। अब एक चीज और, एक चीज इसमें भी नोट कर लो, क्या पता इस पे भी सवाल बन जाए, कि डायगोनल एलिमेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जीरो ही होता है, बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है, ठीक है। मेरी बात को सुना कि डायगोनल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो, आर ऑल जीरो, बट कन्वर्स नॉट ट्रू,
नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मैं यहाँ पे तुम्हें बता दे रहा हूँ, जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ कि कल को कोई तुम्हें ये बता दे, कल को तुम्हें कोई ये बता दे, ओहो, मैट्रिक्स में ना बहुत दिक्कत होती है बनाने में। सपोज करो 0 2 3 है, 0 2 3 1 0 2 2 1 0, तो इसमें भी लोग बोलेंगे डायगोनल जीरो है। जरूरी नहीं है कि स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, वही लिखा है मैंने कि कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। वही लिखा है मैंने कि कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं हो नहीं होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसाइज करना है कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि ये ऑलरेडी एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि इसकी डायगोनल जीरो होगी। ठीक है, इन सारी चीजों को कोई बताता नहीं है यार, मैं बताता हूँ तो तुम लोग लाइक नहीं करते। ठीक, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। प्रॉपर्टीज की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसे लिखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज, समझ जाना है कि वो सिमेट्रिक है। और कोई भी ऐसे लिखा है, समझ जाना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसमें कोई दिक्कत है? हम्म, बोलो बोलो बोलो। ये तो पहली जानने वाली चीज हो गई, और इसमें एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है, बस ऐसे याद रख लो, कि मान लो कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों सिमेट्रिक है मान लो, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि ए बी प्लस बी ए, ठीक है, और ए बी माइनस बी ए। ठीक है, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, तो दो चीजें होंगी। अगर ए बी, अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं, उनको एक को ए बी मल्टीप्लाई किए और एक को बी ए मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए तो ये सिमेट्रिक ही रहता है। लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इस बात का खासा ख्याल रखना, इस बात का खासा ध्यान रखना। ठीक है, एक तीसरी प्रॉपर्टी लिख लो कि हर मैट्रिक्स को तुम सम ऑफ डिफरेंस में स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर तुम किसी ए मैट्रिक्स है तो उसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1/a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और इसमें अगर कोई पूछे तो तुम बोल देना कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है, और ये वाला पार्ट तुम्हारा सिमेट्रिक है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ना वो तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, उल्टा भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, मतलब आगे पीछे नहीं। अब आ जाओ एडजॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। एडजॉइंट में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इस पे अपन बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं। ठीक है, एडजॉइंट, एडजॉइंट में बेसिकली एडजॉइंट कैसे निकालना है वो तो तुमको पता ही है, कोफैक्टर ट्रांसपोज ले लेना होता है। मैं बेसिकली इसमें उसकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको तुम लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ऑफ एन। एन जो है ना ऑर्डर है। ठीक है, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, तो ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का अगर तुम डिटर्मिनेंट ले लोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा और n-1 हो जाएगा, अगर n 2 से बड़ा है तो, इक्वल टू का साइन है, n 2 से बड़ा है तो। ठीक है, अगर एडजॉइंट का एडजॉइंट ले लो, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए सपोज करो, तो इसको तुम लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू ए। लेकिन ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई। चार प्रॉपर्टी, मान लो कि एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट लिखने में यार बहुत दिक्कत होता है। हाँ, बेसिकली कट से एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर लिखना होगा ना तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो
कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 5 नंबर, एडजॉइंट ऑफ के ए, एडजॉइंट ऑफ के ए। तो एडजॉइंट ऑफ के को तुम लिख सकते हो के ऑफ एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये सारी चीजें तो तुमको याद होगी कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्केलर कोई एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, वही जो तुमको 2 3 5 जो भी दिया हो। ठीक है, अब आ जाओ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लास थोड़ी फास्ट नहीं ना लग रही है? ठीक है, फास्ट अगर लगेगी तो कमेंट कर देना, अगली बार से ट्राई करूंगा ऐसे तो समझ। ओके, तो ये अपन का लास्ट टॉपिक ही है जो कि डिस्कस करना है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का तुमको पता ही है, ए इनवर्स निकालना होता है तो ये वैसे नहीं निकलता है जैसे हम लोग निकालना चाहते हैं। तो मैं इसको अगर सीधा बता दूं कि इनवर्स उसी का, तो पहली बात निकलता है इनवर्स सिर्फ उसी का निकलता है जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो की इक्वल। ठीक है, यानी कि नॉन सिंगुलर का ही निकलता है, ये तो बात तो पता है ना। मैं बता दे रहा हूँ, देखो अगर ये बात नहीं पता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दो आ सकता है, जीरो के इक्वल आ सकता है और नॉट इक्वल टू जीरो आ सकता है। अगर ये आ जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉन सिंगुलर होगा तो ही इनवर्स इसका फाइंड आउट हो सकता है, इस बात का खासा ध्यान रखना। तो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज आ जाओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालनी है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसीलिए मैं बात कर रहा था यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए चूंकि डिनोमिनेटर में होता है इसीलिए नॉन सिंगुलर की तुमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज है, जैसे सपोज करो ना कि अगर ए बी का इन्वर्स हो गया तो इसको तुम कैसे करोगे, इसको तुम करोगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। दूसरी प्रॉपर्टी कि मान लो कि अगर ए एक इनवर्स है तो ए के इनवर्स का इनवर्स ले लोगे तो जाहिर सी बात है वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। भाई उल्टा का उल्टा कर दो फिर से सीधा ही तो हो जाएगा, फिर से सीधा ही तो हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी कि मान लो मैट्रिक्स ए का पावर के कर दो फिर उसका इनवर्स ले लो, या तुम ये कर लो कि पहले ए का इनवर्स ले लो फिर उसका पावर के कर लो, या ये कर लो कि मैट्रिक्स ए का पावर माइनस के कर लो, ये सब आपस में इक्वल होता है। ध्यान रखना कि इस केस में ना के नेचुरल नंबर। ठीक है, के जो होता है एक नेचुरल नंबर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो भी होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आई होप कि तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, या एक चीज और लिख लो यार कि आई डोंट नो कि ये काम आ सकता है कि नहीं, लेकिन इसको लिख लो ज्यादा बेहतर रहेगा कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स और ए इनवर्स का ट्रांसपोज आपस में इक्वल। तो इतनी सारी चीजें मैंने तुम्हें पढ़ा दी हैं, आई होप कि चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके जुड़ जाओ। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें बहुत ही एक्स्ट्रा कंटेंट मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।